हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे रसायन विज्ञान कक्षा 10 क्षारक के बारे में। क्षारक क्या होते हैं? तो पिछले क्लास में हम लोगों ने अम्ल के बारे में पढ़ लिया था। अम्ल क्या होते हैं, उनकी विशेषता क्या होती है और अम्ल की जो है विभिन्न रासायनिक यौगिकों से अभिक्रिया कराने पर, विभिन्न तत्वों से अभिक्रिया कराने पर हमें क्या क्या प्राप्त होता है। ठीक, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्षारक। देखिए फ्रेंड्स, क्षारक की इंग्लिश जो होती है वो होती है बेसिस, BASES। बेसिस मतलब क्षारक। ठीक, क्षारक जो होते हैं इनके बारे में अगर बात करें तो क्षारक का जो स्वाद होता है ये होता है तीखा या कड़वा। क्षारक का स्वाद तीखा या कड़वा होता है। और अगर बात करें इनका जो pH मान होता है वो होता है 7 से अधिक। ठीक, और इनकी जो पहचान होती है वो होती है हाइड्रॉक्सिल आयन। और ये जो है लाल लिटमस पेपर को किस रंग में बदल देते हैं? तो नीला रंग में। ठीक, तो ये हो गई हमारी कुछ विशेषता क्षारक की। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा हो गया रफली डायग्राम। अब हम जो है बात करेंगे डिफिनीशन की। डिफिनीशन क्या होती है? देखिए, डिफिनीशन की अगर बात करेंगे तो देखिए हम बोलेंगे क्षारक वे पदार्थ हैं जिन्हें जल में मिलाने पर, जल में क्या करना है, इन्हें मिक्स कर देना है। जल में मिलाने पर ये जो है हाइड्रॉक्सिल आयन देते हैं, कामा एक तो ये हो गया हमारा। दूसरा हो जाएगा कि ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं और इनका जो आयन होता है वो कौन सा होता है? तो हाइड्रॉक्सिल आयन होता है। इनका pH मान 7 से अधिक होता है। ठीक, तो हम लोग परिभाषा लिखेंगे। देखिए, लिखेंगे क्षारक वे पदार्थ होते हैं जिन्हें जल में मिलाने पर ये OH- या हाइड्रॉक्सिल आयन देते हैं। आयन देते हैं, कामा इनका स्वाद तीखा या कड़वा होता है तथा ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। ठीक, क्या कहलाते हैं? क्षारक कहलाते हैं। तो ये फ्रेंड्स हो गई हमारी क्षारक की परिभाषा। अब बात करेंगे हम लोग कि कुछ क्षारकों के एग्जाम्पल। तो जैसे हम लिखेंगे KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, BaOH का होल ट्वाइस बेरियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं फ्रेंड्स, जो हमारा OH ग्रुप है ये क्या दिखा रहा है कि ये कैसे हैं? क्षारीय प्रकृति के हैं। बात समझ आई फ्रेंड्स? तो ये जो है हमारी हो गई क्षारक की परिभाषा। अब हम लोग बात करेंगे क्षारक के प्रकार की। बात समझ आई?
तो ये वो हो जाएगा हमारा क्षारक के प्रकार। क्षारक के प्रकार। ठीक। तो क्षारक जो है दोस्तों बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक हो जाएगा प्रबल क्षारक और दूसरा हो जाएगा दुर्बल क्षारक। ठीक। तो अब हम लोग बात करेंगे प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक के बारे में। ठीक फ्रेंड्स, तो अब हम लोग आते हैं प्रबल क्षारक पे। प्रबल क्षारक ये क्या होते हैं? तो ज़्यादा कुछ नहीं है। मान लेते हैं हमने क्या लिया, कोई क्षारक लिया, इसको हमने क्या किया, मिलाया किसके साथ, जल के साथ। ठीक ना। जल में जब हम इसको मिलाते हैं तो एक चीज़ हम देखते हैं कि अगर ये पूर्ण रूप से आयनित होकर, क्या होकर के, आयनित होकर हमें क्या दे दे, हाइड्रॉक्सिल आयन देता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्रबल क्षारक। ठीक। तो परिभाषा क्या बनेगी दोस्तों, देखिए परिभाषा हो जाएगी, वे क्षारक जो जल में मिलाने पर पूर्ण रूप से आयनित होकर हाइड्रॉक्सिल आयन देते हैं, प्रबल क्षारक कहलाते हैं। ठीक। जैसे एक चीज़ याद रखेंगे हम लोग, बकना एक सूत्र हमारा, बकना, ब का मतलब बी ए और के का मतलब के और ना का मतलब एन ए। तो इसके साथ भी ओ एच जोड़ दीजिए, इसके साथ भी ओ एच जोड़ दीजिए, इसके साथ भी ओ एच जोड़ दीजिए, ये हमारे हो जाएंगे प्रबल क्षारक। ठीक। तो मतलब बी ए ओ एच का होल ट्वाइस। ठीक। और ये हो जाएगा के ओ एच का होल ट्वाइस, नहीं ये के ओ एच ही रहेगा, होल ट्वाइस नहीं होता के ओ एच का। ठीक ना। और एन ए ओ एच। ठीक। यहाँ पर फ्रेंड से ब्रेकेट नहीं लेगा। ठीक ना। ये केवल के ओ एच ही है। ठीक ना। तो ये हमारा जो है बेरियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारे तीनों क्या हो जाएंगे, प्रबल क्षारक। ठीक। अब देखिए इसमें क्या होता है, कैसे हम इसको बोलेंगे। तो जैसे मान लीजिए हम लोग लिखते हैं के ओ एच। ठीक। तो इसको जो है देखिए, ये के प्लस आयन प्लस ओ एच माइनस आयन में अपघटित हो जाता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो है प्रबल क्षारक है। ठीक ना, बात समझ आ रही है। अब लिखेंगे हम लोग दुर्बल क्षारक। दुर्बल क्षारक, दुर्बल क्षारक क्या होते हैं, तो देखिए जिसको हम जल में मिलाएं वो पूर्ण रूप से आयनित ना होकर के जो है हाइड्रॉक्सिल आयन देगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, दुर्बल क्षारक। मतलब वो जल में जो है पूरा का पूरा आयनित नहीं होगा, कुछ ही भाग आयनित होगा, कुछ उसका बचा रह जाएगा। जैसे मान लीजिए आप पानी में कोई चीज़ घोलते हैं तो पूरा घुल जाएगा तो बोलेंगे बहुत बढ़िया से घुला, अगर नहीं घुलेगा बढ़िया से तो बोलेंगे अच्छे से नहीं घुला। तो यही विशेषता है कि जब ये पूर्ण रूप से ना घुल करके हाइड्रॉक्सिल आयन देगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, दुर्बल क्षारक। ठीक। तो परिभाषा क्या बनेगी, वे पदार्थ जो जल में मिलाने पर पूर्ण रूप से आयनित ना होकर
आयनित होने का मतलब घुलना है ना, पूर्ण रूप से आयनित ना होकर हाइड्रॉक्सिल आयन देते हैं, दुर्बल क्षारक कहलाते हैं। ठीक फ्रेंड्स, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे AlOH का होल थ्राइस, ZnOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, ये सब हमारे किस में आ जाएंगे, दुर्बल क्षारक में। तो इसको बोलेंगे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सब हमारे किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, दुर्बल क्षारक के। एक चीज़ हमको ध्यान देना दोस्तों यहाँ पर कि हम क्षारक को ही भस्म के नाम से भी जानते हैं, नोट लिख लेंगे। क्षारक को भस्म के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्षारक के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे अम्ल की क्षारकता तथा क्षार की अम्लता। ठीक, तो अब हेडिंग डालिएगा दोस्तों, अम्ल की क्षारकता। तो इसमें है कुछ नहीं, इंग्लिश हो जाएगी बेसिसिटी ऑफ एसिड, SICITY ऑफ एसिड। ठीक, तो जैसे मान लेते हैं दोस्तों कि हम ले लेते हैं एक H2SO4, ठीक, या फिर ले लेते हैं एक HCl। बस इसमें देखिए दोस्त, है कितना हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, इसमें कितना है, 1 है। तो अगर हम इसमें से निकालेंगे तो इसमें से कितना हाइड्रोजन निकलेगा, 2, इसमें से कितना निकलेगा, 1। तो यहाँ पर यही जो हाइड्रोजन निकल कर आ रहा है इसमें से, ठीक ना, यही इस अम्ल की क्या कहलाएगी, क्षारकता। तो ये 2 क्या हो जाएगी, इस अम्ल H2SO और H2SO4 की क्षारकता। तो H2SO4 की क्षारकता यहाँ पर कितनी हो गई, 2। HCl की क्षारकता कितनी हो गई, तो 1। बात समझ आ रही है ना। तो मान लेते हैं कोई अम्ल है, उसके एक अणु में प्रतिस्थापन मतलब उसमें से निकलने योग्य हाइड्रोजन परमाणुओं की जो संख्या होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, उस अम्ल की क्षारकता। तो परिभाषा समझ आ गई होगी दोस्तों। अब हम लोग परिभाषा लिखते हैं। देखिए हम लोग लिखेंगे अम्ल की क्षारकता क्या होती है। अम्ल की क्षारकता ठीक, तो लिखेंगे किसी अम्ल के एक अणु में प्रतिस्थापन का मतलब निकलने योग्य हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या उस अम्ल की क्षारकता कहलाती है। किसी अम्ल के एक अणु में प्रतिस्थापन या विस्थापन, जो भी आप कहिए, दोनों एक ही है, योग्य हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या ठीक,
इसी को हम क्या बोलेंगे, अम्ल की क्षारकता। एग्जाम्पल H2SO4। ठीक, अगर हम बात करें H2SO4 जो है ये टूटेगा हमारा, तो ये किस में टूटेगा, H+ आयन SO4 माइनस आयन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पर 2, तो यहाँ पर इस अम्ल की क्षारकता कितनी हो जाएगी, तो 2, ठीक ना। HCl, तो ये जो है टूटेगा हमारा, तो किस में टूटेगा, ये टूटेगा हमारा H+ और Cl- में। इस यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है, 1, तो इसकी क्षारकता कितनी हो जाएगी, 1। तो HCl की क्षारकता 1, H2SO4 की क्षारकता 2। ठीक, बात समझाइए। अब हम लोग पढ़ेंगे क्षार की अम्लता। क्षारक की अम्लता या क्षार की अम्लता। ठीक, क्षारक की अम्लता क्या होता है, ठीक उसी का उल्टा। जैसे मान लेते हैं हम लोग, लिखा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड NaOH है ना, CaOH का होल ट्वाइस, ZnOH का होल ट्वाइस। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमको एक चीज़ ध्यान देना है कि जितना हाइड्रोक्सिल निकलेगा, OH निकलेगा, वही उस क्षार की क्या हो जाएगी, अम्लता। ठीक, तो परिभाषा क्या बनेगी, किसी क्षारक के एक अणु, सेम इसी के जैसी परिभाषा होगी, जहाँ पर हम लोग क्या लिखें, इसमें अम्ल लिखें, वहाँ पर इसमें क्या कर देंगे, क्षारक, जहाँ पर हाइड्रोजन निकालें इसमें हाइड्रोक्सिल निकाल देंगे। किसी क्षारक के एक अणु में प्रतिस्थापन योग्य हाइड्रोक्सिल परमाणुओं की संख्या। क्षारक की अम्लता कहलाती है। क्षारक की अम्लता कहलाती है। ठीक, अब जैसे AlOH का होल थ्राइस, इसमें से कितना हाइड्रोक्सिल निकलेगा, 3। इसकी क्षार हाँ, इस क्षार की अम्लता क्या हो जाएगी, 3। MgOH का होल ट्वाइस, यहाँ पर OH कितना बार है, तो 2 बार है, इसकी कितनी हो जाएगी, 2। ठीक, NaOH, यहाँ पर OH कितना बार है, तो 1 बार है। तो यहाँ पर जो 3 है वो इस क्षारक की क्या है, अम्लीयता या अम्लता। ठीक है ना, तो बात समझ आ रही है। ध्यान दीजिएगा, अम्ल की क्षारकता होती है, अम्ल की क्षारकता होती है और क्षार की अम्लीयता होती है। तो यही इतना याद रखना है, ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है इसमें, बात समझ गई। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे क्षारकों के रासायनिक गुण। क्षारकों के रासायनिक गुण। ठीक फ्रेंड्स, तो रासायनिक गुण क्या होते हैं इसके, तो उसमें जो है हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहला लिखेंगे धातुओं के साथ क्रिया। नंबर 1, धातुओं के साथ क्रिया। धातुओं के साथ क्षारक की क्रिया। ठीक, तो धातु ले लेते हैं हम लोग जस्ता, Zn, और इसकी क्रिया करवा देते हैं NaOH से। ठीक,
और सुनिए दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहाँ पे ये जो है हमारा Na2 ZnO सोडियम, जिंक और ऑक्सीजन को मिलाकर बोलेंगे जिंकेट, ठीक। और साथ में जो है, अब देखिए यहाँ पर Na कितना बता रहा है 2, तो यहाँ पर हम 2 से गुणा कर देते हैं, ठीक। अब यहाँ पर 2 से गुणा कर देते हैं तो ये क्या बता रहा है कि सोडियम तो 2 हो गया, ठीक है। अब ऑक्सीजन आपका कितना हो गया 2, तो यहाँ पर अगर 2 ऑक्सीजन हो गया तो इस मामले में एक चीज़ ये सोचिए, यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन कितना है 1 है ना, ठीक। नहीं समझ आ रही बात, एक बार फिर से लिख के बता दें। देखिए Zn प्लस NaOH, ठीक है ना। तो ये हमारा Na2ZnO सोडियम कितना बता रहा है 2, तो यहाँ पर एक ही सोडियम, तो यहाँ पर हम 2 से गुणा कर दिए। अब ये हमारा 2 का गुणा इस सोडियम में भी है, और इसी 2 का गुणा इस ऑक्सीजन में है, और इसी 2 का गुणा इस हाइड्रोजन में भी है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सोडियम 2 हो गया, चलिए ठीक है। जिंक कितना है 1 है, तो जिंक 1 है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है ना। और अब सोचिए कि यहाँ पर हमारा 2 गुणे H है, तो मतलब हाइड्रोजन गैस भी निकलेगी, ठीक है ना। अब सोचिए कि अगर हम इसको बैलेंस करना चाहते हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन तो हमारा हो गया 2, ऑक्सीजन, ठीक। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए अगर हम यहाँ पर 2 से गुणा करते हैं तो सोचिए हमारा सोडियम कितना हो गया 4 हो गया। अगर हम यहाँ 4 से मान लीजिए गुणा कर लेते हैं, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं ये 4 से गुणा है, यहाँ पे 2 से नहीं है, तो 4 से गुणा कर देंगे तो 4 सोडियम हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों ये समीकरण हमारा संतुलित नहीं होगा, तो ये हमारा कंकालीय समीकरण में आ जाएगा, ठीक ना। ये डिसबैलेंस समीकरण एक तरीके से, ठीक। तो यहाँ पर हम एक चीज़ देख रहे हैं कि धातुओं की क्रिया जो है क्षारकों के साथ कराने पर हमें हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती, मतलब हमको इससे है हाइड्रोजन गैस से, ठीक है ना। बाकी इससे मतलब नहीं है विशेष, हमको मतलब इससे है यहाँ पर। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा हम लोग क्या लिखेंगे कि धातुओं की क्रिया क्षारकों के साथ कराने पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है, ठीक। तो लिखते हैं इसकी परिभाषा, लिखिएगा दोस्तों। क्षारकों की क्रिया धातुओं से कराने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, ठीक। कोई दिक्कत नहीं ना। अगली हेडिंग हम लोग लिखेंगे अधात्विक ऑक्साइड के साथ अपक्रिया। अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्षारकों की क्रिया कराने पर ठीक। तो यहाँ पर अधात्विक ऑक्साइड हमारा हो जाएगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस, मान लेते हैं हम लोग ले लेते हैं CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर OH का होल ट्वाइस का मतलब क्या है। OH का होल ट्वाइस का मतलब ऑक्सीजन भी 2 बार है और हाइड्रोजन का भी गुणा 2 में है, तो मतलब ऑक्सीजन 2 बार हाइड्रोजन 2 बार, ठीक। हम इसको समझने के लिए दोस्तों इस तरह से लिख सकते हैं CO2 प्लस CaO2 और H2, ठीक। अब सोचिए ज़रा, अगर हम इस 2 ऑक्सीजन में से
एक ऑक्सीजन लाकर के इधर जोड़ दें तो CO2 के बजाय क्या हो जाएगा, CO3। ठीक, अब इसके साथ CO3 के ऊपर पाया जाता है 2 माइनस दोस्तों। अब इसके साथ जो है हमारा आ जाएगा 2 प्लस वाला कैल्शियम, तो ये क्या हो जाएगा, Ca प्लस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये क्या हो गया हमारा CaCO3। और इधर बचा क्या हमारा, हाइड्रोजन बचा हुआ है, लेकिन यहाँ पर 2 ऑक्सीजन इधर है, 2 ऑक्सीजन इधर, 2 2 4, और कितना ऑक्सीजन खर्च हुआ है, 3, तो बचा कितना है, 1। तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलके क्या हो जाएगा, H2O। तो ये हमारा जो है यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट और जल प्राप्त हुआ। बात समझ आई दोस्तों, कैसे क्या हुआ, कोई दिक्कत नहीं ना। तो हम कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट तथा जल देता है। ठीक, तो इसमें जो है हमें क्या प्राप्त हुआ, आपने देख लिया, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक, तो इसमें जो है हम लोग क्या लिखेंगे कि अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्षारकों की अभिक्रिया कराने पर लवण एवं जल बनते हैं। ये कैल्शियम कार्बोनेट हमारा एक प्रकार का लवण का मतलब साल्ट या नमक होता है दोस्तों, और जल प्राप्त होता है। ठीक, तो परिभाषा क्या लिखेंगे, अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्षारक की अभिक्रिया कराने पर लवण तथा जल प्राप्त होते हैं। ठीक दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये जो है हमारा हो गया अधात्विक ऑक्साइड की जो है क्षारक के साथ अभिक्रिया। अब जो है अगला हम लोग लिखेंगे कि क्षारक जो है अम्ल के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है। तो लिखेंगे क्षारकों की अभिक्रिया अम्ल के साथ कराने पर ठीक, अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए क्षारक का मतलब हम ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए NaOH, ठीक, और अम्ल ले लेते हैं H2SO4। ठीक, ये प्रबल अम्ल, ये प्रबल क्षार और ये प्रबल अम्ल। तो यहाँ पर Na जो है चला जाएगा किसके साथ, SO4 के साथ, तो ये हो जाएगा Na2SO4। Na2SO4 कैसे हुआ, तो Na पे पाया जाता है 1 प्लस, SO4 पे 2 माइनस, इसके नीचे 1, इसके नीचे 2, तिरछा गुणा कर देते हैं। Na का गुणा 2 से हो तो क्या हो जाएगा, Na2। SO4 का गुणा 1 में होगा तो कोई अंतर नहीं आएगा। तो ये हो गया हमारा Na2SO4, और यहाँ पर ये H और OH मिलके क्या बना लेंगे, H2O। अब बैलेंस कर देते हैं। यहाँ पर सोडियम कितना दोस्तों, 2 है। ठीक, तो यहाँ पर सोडियम 2 है, इधर कितना 1 है, तो 2 से हम गुणा कर देते हैं। इधर भी सोडियम कितना हो गया, 2 हो गया। अच्छा, सल्फर इधर 1 है तो सल्फर 1 है। ठीक, ऑक्सीजन देखिए 2 का गुणा ऑक्सीजन में, 2 ऑक्सीजन इधर और 4 ऑक्सीजन इधर, 2 4 6, 4, और यहाँ पर ऑक्सीजन हमारा कितना 1 है। तो अगर हम यहाँ पर 2 से गुणा कर दें, देखिए हाँ 2 का हाइड्रोजन में गुणा, तो 2 हाइड्रोजन इधर, 2 हाइड्रोजन इधर, कितना हो गया, 2 2 4। यहाँ पर अगर हम 2 से गुणा कर दें तो 2H2 का मतलब 2 दूना 4 हाइड्रोजन। ठीक,
तो यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन में 2 से गुणा हो जाएगा, तो 2 ऑक्सीजन इधर, 4 और 2 6 ऑक्सीजन। तो ये हमारा जो है सोडियम सल्फेट, क्या बन गया ये, सोडियम सल्फेट और प्लस ये जल अलग हो गया। बात समझ आई दोस्तों। तो ये Na2SO4 का गुणा 1 में, तो Na2SO4। ठीक, बात समझ आई।